हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हम कर रहे थे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे थे होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसको एक एग्जांपल से हमें समझाना है। तो हमने कहा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जहां पर जो जनरल फॉर्मूला है वो कैसा होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है? जैसे अगर हम बात करें कि एल्केन की होमोलोगस सीरीज है, तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज में मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा। तो हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जिस वजह से हम ये कह रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, चलो, तो होमोलोगस सीरीज को तो हमने लास्ट लेक्चर में लिख भी लिया था। हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमने वहां पर नहीं पढ़ा था। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है जैसे एल्केन का। ठीक है, फॉर्मूला है CnH2n+2। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर हम बात करें इनके फॉर्मूलाज की, तो देखो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ठीक है, वैसे ही पेंटेन है, हेक्सेन है, ठीक है, बहुत सारे हैं। क्लियर? तो वो तो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर डिफरेंस की बात करो तो यहाँ पर इनकी सक्सेसिव यूनिट में आता है CH2 या हम कहें 14U का डिफरेंस। ठीक है, सब में इससे इसमें देखो, है ना, इनके बीच में क्या CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में देखो CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में देखो कैसा है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बात करते हैं अल्कोहल की, है ना, ROH। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हम लिख सकते हैं, पहला है हमारा CH3OH, दूसरा है हमारा C2H5OH, तीसरा है हमारा C3H7OH, C4H9OH। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, यह मीथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, सभी हमारे होमोलोगस सीरीज है। यहाँ पर भी आप चेक करोगे तो CH2 यूनिट का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, तो जनरल फार्मूला तो ये नहीं है, हम ROH करके लिखते हैं और यहाँ पर R जो है इसमें हम चेंज करते रहते हैं ना, C1, C2, C3 C हो सकते हैं, 4 C हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा इसका फॉर्मूला। क्लियर? चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। बाकी होमोलोगस सीरीज की जो डेफिनेशन थी जो हमने लिखा था वो तो आपने नोट कर लिया होगा। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे तो सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर अब नहीं है। तो चलिए, केमिस्ट्री के तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सैम्पल पेपर ये वाला भी, सॉरी नॉट सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये वाला भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से देख लिया। और आपने देखा होगा अभी तक हमने दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं। अगर आपने इनके क्वेश्चंस को देखा होगा तो पहले वाले में जो क्वेश्चंस थे, दूसरे वाले में भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए हैं, लेकिन अलग क्वेश्चन आए हैं, है ना, कुछ रिलेट करके आए हैं। एक बार जैसे नॉन मेटल के बारे में पूछा गया तो एक बार मेटल के बारे में उन्होंने पूछ लिया। हो सकता है आगे क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल दोनों मिक्स करके पूछ ले कोई क्वेश्चन।
ठीक है। इससे पहले जो है नोमेनक्लेचर काफी पूछे गए थे, इसमें जो है नोमेनक्लेचर उतने ज्यादा नहीं पूछे गए, एक दो पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछ लिया गया। ठीक है, तो जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि जो हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, पहला चैप्टर, उसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। तो सीरियसली देखो रेडॉक्स रिएक्शन उन्होंने दे दिया, एसिड बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे दिया, पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस दे दिए इजी इजी से। बाकी फर्स्ट चैप्टर से तो काफी क्वेश्चंस दिए हैं जहां पर इस तरह के, जैसे जहां पर हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उन्हें बैलेंस भी करना है। ठीक है, फिर आप अगर देखो तो यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इजी इजी क्वेश्चन है। आयनिक जैसे यहाँ पर आयनिक कंपाउंड है हाई बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था, यानी कि जो पहला वाला PYQ हमने किया था, उसमें क्वेश्चन क्या था कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, और इस बार दे दिया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, इस बार कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में लिखना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर नोमेनक्लेचर में दो क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर में तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जहां पर आपको IUPAC नेम लिखना है। साथ में यहाँ पर हाइड्रोजनेशन के बारे में दे दिया गया, रिएक्शन हमें लिखनी थी, मतलब इसका यूज क्या है इंडस्ट्रियल। देखो आप हाइड्रोजनेशन को डिफाइन कर लो, अगर आप रिएक्शन भी लिख लेते हो तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन भी अगर आप इसमें एड ऑन करते हो तो। नेक्स्ट फिर पीरियोडिक टेबल के कुछ और क्वेश्चन थे, बाकी आप देख सकते हो MCQ में भी काफी इजी इजी क्वेश्चन ही आए थे पूरे चैप्टर से। ठीक है, तो देखो नोमेनक्लेचर वाला एक यहाँ पर भी दे दिया, लेकिन थोड़ा घुमा के दे दिया कि ऐसा वाला फॉर्मूला दे दिया, इसका नाम आपको, यानी कि नाम दे दिया और फॉर्मूला आपको बताना है क्या है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूले से नाम तो आता है, लेकिन नाम से भी आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ कॉमन कॉमन वाले भी थे जो हमने सीधा जो याद ही कर लिए थे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर तो होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारा अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक तो हो गया एग्जाम आपका, जो हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया था। तो हम यहाँ पर कर चुके हैं अभी तक 2023 वाला, 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं सबसे लेटेस्ट वाला, यानी कि 2025 वाला क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ठीक है, चलिए देखो इन दोनों क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा क्वेश्चन काफी कैसे आए थे, रिलेटेड आए थे, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें भी आए थे, उन्हीं टॉपिक से आए थे। कुछ एक दो टॉपिक होंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट आए होंगे, यानी कि नए टॉपिक आए होंगे, नई भी नहीं, देखो चैप्टर तो हमने सारे पढ़े हुए ही हैं। ठीक है, तो आए तो सेम चैप्टर से ही थे, लेकिन थोड़ा चेंज हो गए क्वेश्चन आए थे, और वो तो आएंगे ही है ना, दोनों एग्जाम पेपर में सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो चलिए अब इन दोनों पेपर को रिलेट करेंगे हम इस वाले पेपर से भी। ठीक है, ये इनमें जो क्वेश्चन आए थे क्या इसमें वैसे क्वेश्चन आए हैं या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वो सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है कि साइंस का पेपर 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का है। सेम वही इंस्ट्रक्शंस की 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे ही क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी, अनिवार्य है सारे ही प्रश्न। नेक्स्ट, जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं क्वेश्चन के लिए वो उनके सामने ही लिखे गए हैं कि कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। दूसरा, आपको सारे क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, फिर ही उनका आंसर देना है। तीसरी चीज, MCQ टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आपको देखना है और करेक्ट ऑप्शन को अपनी आंसर शीट पे आपको लिखना है। ठीक है, और उसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कुछ 2 से 9 तक के जो क्वेश्चन है वो कहते हैं डेफिनेट वाले क्वेश्चन है, यानी कि है तो 1 मार्क्स के ही, आपको एक डेफिनेट आंसर उनके लिए लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन है जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स के हैं, 10 से 15 तक के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका वो तो 1 मार्क्स का है, उसके अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑप्शंस होंगे, फिर आपको सॉल्व कर लेना है। दूसरा, 2 से लेकर के 9 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखना है। नेक्स्ट,
10 से 15 के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उनका आंसर लिखना है। अगला 16 से 23 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं और 24 से 30 तक के जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। अब आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, जैसे डिफाइन होमोलोगस सीरीज, वो 4 नंबर का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, पार्ट्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर मान लो 24 है, वो 4 नंबर का होगा, लेकिन कैसे होगा, हो सकता है उसके 4 पार्ट हों 1-1 नंबर के, हो सकता है 2 ही पार्ट हों 2-2 नंबर के, ठीक है। हो सकता है 3 पार्ट हों, कुछ 2 नंबर के हों, बाकी 2 1-1 नंबर के हों, जैसे हमने अभी तक अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में देखा था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और मेन पॉइंट ये है कि जो अथवा वाले क्वेश्चन है, मान लो आपको पहला, मान लो क्वेश्चन नंबर 28 जो है अथवा वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो है एक क्वेश्चन ए और बी पार्ट कुछ दे दिए गए हैं यहाँ पर, फिर लिखा गया है अथवा, और अगला जो क्वेश्चन है उसका कुछ उसका कुछ ए, उसका भी आपको ए और बी पार्ट दे दिया गया है। तो आपको ये वाला करना है या तो ये वाला करना है, ऐसे नहीं कि आपने इसका ए कर लिया और इसका ए कर लिया, नहीं, आपने इसका बी कर लिया और इसका ए कर लिया, नहीं, ठीक है। आपको या तो ये वाला पूरा आता है तो ये वाला करना है, ये वाला आता है तो ये वाला करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको कुछ ये कर लिया कुछ ये कर लिया, नहीं, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, अगर आप गड़बड़ करते हो तो आपके उसमें मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर है, सेम इंस्ट्रक्शन है जो हमने अभी तक देखे, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन आंसर को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ केमिस्ट्री वाला पोर्शन करेंगे, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है और काफ़ी बार आ भी गया एग्जाम में, ठीक है। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, उससे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, यानी कि 2023 वाला क्वेश्चन पेपर था, 2024 वाला क्वेश्चन पेपर था। तो उनमें भी जो है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया विच इज मेटल इन द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से मेटल कौन सा है। अब आपको तो मेटल और नॉन मेटल आपने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो वहां पर भी 2023 में भी और 2024 में भी मेटल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखो, मेटल की प्रॉपर्टी होती है हार्ड होना, ठीक है। दूसरा, लेकिन सारे ही हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट भी होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन सारे ही नहीं होते, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। मेटल की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना, सारे ही करवाते हैं। और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते, लेकिन कुछ नॉन मेटल है जो करवाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, इसका आंसर होगा मर्क्यूरी, डायमंड, ब्रोमीन या ग्रेफाइट। इनमें से आप देखो तो मर्क्यूरी, क्या मर्क्यूरी एक मेटल है, हाँ मर्क्यूरी Hb एक क्या है, मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, लिक्विड होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस भी था। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि नॉर्मल में से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा उसी केस से आएगा जो एक्सेप्शनल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो सारे एक्सेप्शनल केसेस में ही है। जैसे अगर हम ब्रोमीन की बात करें, तो ब्रोमीन है तो एक नॉन मेटल गैस है ना, एक होनी चाहिए थी, लेकिन ब्रोमीन कैसी होती है, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, कैसी होती है, लिक्विड। जबकि नॉन मेटल या तो हार्ड होते हैं या तो गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। डायमंड की बात करें तो ये क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है। साथ में क्या है, डायमंड नॉन मेटल है, और कैसा है, हार्डेस्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड है। जबकि नॉन मेटल हार्ड होते ही नहीं है, लेकिन डायमंड क्या है, एक्सेप्शनल केस है, हार्ड है। नेक्स्ट ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, ठीक है। तो देखो कार्बन और ये जो ऑप्शन सेकंड है और 4 है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है। तो पिछले लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि कार्बन के एलोट्रॉप्स के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखो चलो दूसरी चीज है, यहाँ पर देखो ये कार्बन का एलोट्रॉप है, तो क्या है, ये नॉन मेटल ही है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है,
ठीक है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है, और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। जबकि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करवाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। हो सकता है नेक्स्ट जो हमारा अभी पेपर होने वाला है, ठीक है, उसमें यानी कि 2026 में जो हमारा एग्जाम होगा बोर्ड में, हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि कि कोई नॉन मेटल हो, नॉन मेटल बताना है कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, ऐसा कुछ आ जाए, या कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये आ जाए ना, लिक्विड होता है, ये आ जाए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से आए हुए हैं। देखो लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि लिक्विड जो नॉन मेटल है उसका नाम बताओ। उससे पहले एक पेपर में पहले भी आया था, 2023 वाले में आया था। 2023 वाले में क्या आया था बच्चों, कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर बाकी तो हमारा CuSO4 है, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, तो ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो ही MCQ थे केमिस्ट्री से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बाय विच टू मेटल्स द ब्रास इज फॉर्म्ड। यानी कि किन दो धातुओं से पीतल बनता है, ब्रास बनता है। तो किन दो धातुओं से बनता है, वो बनता है बच्चों कॉपर से प्लस जिंक से। वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है, ब्रास की जगह ब्रॉन्ज आ सकता है क्वेश्चन, ब्रॉन्ज आ सकता है क्वेश्चन, है ना, कि ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, तो आप लिख लोगे ब्रॉन्ज बना है कॉपर और टिन से मिलकर के, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है इतना, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो आपसे या तो फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलॉय क्या होते हैं, यानी कि मिश्र धातु क्या होते हैं। अलॉय की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अलॉय का एग्जांपल। देखो अलॉय के एग्जांपल में तो आपको ब्रास और ब्रॉन्ज ही लिखना है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। इसके अलावा आप अगर देखो कि अलॉय क्या होते हैं, एग्जाम्पल में तो आप लिख लोगे ब्रास ब्रॉन्ज, यानी कि पीतल कांसा, ये सभी क्या है हमारे अलॉय हैं, यानी कि मिश्र धातु। अलॉय होते क्या है, जो मेटल और मेटल, या तो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है। अलॉय होते क्या है, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, सॉलिड सॉल होते हैं, ठीक है, अलॉय। क्लियर है, मेटल और मेटल का मिक्सचर, या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। क्लियर है इतना। चलिए नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अलॉय कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, A प्लस बी गिव्स C, मान लो ऐसे कोई रिएक्शन है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन, तो देखो ये तो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये तो क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद है। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बच्चों रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट, या हम कहें अभिकारक, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट, या हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है, ठीक है, सिंपल है। तो क्या होता है, रिएक्टेंट मिलते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो भाग कौन ले रहा है, रिएक्टेंट रिएक्शन में।
तो आप बच्चे ये ना लिखिए कि प्रोडक्ट भाग ले रहा है, प्रोडक्ट भाग नहीं ले रहा है, प्रोडक्ट तो बन रहा है, लास्ट में बन रहा है ना। भाग तो पहले लेगा, फिर लास्ट में जो बनेगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनता है, तो आप लिख लोगे प्रोडक्ट, उत्पाद बनता है। क्लियर है इतना? चलो नोट करो इतना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, है ना, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बच्चों फॉर्मिक एसिड। ये तो इजी क्वेश्चन था, है ना, क्लास 7th में, 8th में, 9th में, हर क्लास में हमारे पास ये रहता है फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, क्लियर है? चलो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, इतना आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अच्छा एक और चीज यहाँ पर है, देखो फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में पाया जाता है। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि बी स्टिंग में क्या पाया जाता है, चींटी के डंक में। तो चींटी के डंक में भी फॉर्मिक एसिड मेथेनोइक एसिड ही पाया जाता है। अब फॉर्मिक एसिड लिख लो या मेथेनोइक एसिड लिख लो, अगर करेक्ट नाम लिखना है तो आपको मेथेनोइक एसिड लिखना है, और वैसे आप फॉर्मिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला भी आसान हो सकता है, फॉर्मूला लिखने को आ जाए, आप मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बना लोगे। आपको पता है मेथेनोइक यानी कि मेथ यानी कि एक कार्बन, है ना, बाकी ओइक एसिड तो क्या होगा इसका फॉर्मूला COOH और एक H। हो गया क्लियर? HCOOH, या आप ऐसे लिख सकते हो H और करके आप ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। आपको क्या देखना है कि क्या कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड O 3 और एक 4, है ना। हो गया? क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। तो एंड स्टिंग आ सकता है, बी स्टिंग आ सकता है, और एक प्लांट भी था जो हमने पढ़ा था, वो भी आप एक बार देख लेना अपनी बुक में, अंडरलाइन उसको कर लेना, हाईलाइट कर लेना। वो भी आ सकता है कि उसमें भी कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड बोलो या मेथेनोइक एसिड बोलो, बात है क्या, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज यहाँ पर ये आ सकता है कि एंड स्टिंग, जब हमें चींटी जो है डंक मारती है तो हमारी बॉडी में मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस मेथेनोइक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन एसिड बेस चैप्टर का ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब देखो चींटी हमारे बॉडी पार्ट में, हाथ में मान लो मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करेगी, तो हमें एक बर्निंग पेन महसूस होगा, दर्द होने लगेगा, अनईजी फील होने लगेगा। ठीक, ऐसा लग रहा होगा कुछ चुभ रहा है, इस तरीके से हमें पेन महसूस होने लगेगा। लेकिन तो हम क्या करते हैं, उसमें उसमें हम कोई बेस डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या डालना है, बेस। जैसे बेकिंग सोडा हमने डाल दिया, बेकिंग सोडा हम डाल सकते हैं, और या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल करके हम क्या कर सकते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। या कैलामिन पाउडर होता है, ठीक है, जो बेस ही होता है एक तरह से, वो डाल सकते हैं। वो उससे क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो लास्ट जो पेपर था, प्रीवियस पेपर्स थे, उनमें हमने क्या देखा था, क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे इस वाले पार्ट के। ठीक है, चलो, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का डिफरेंस हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, जहां पर एक बार ही डिस्प्लेस होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 बार डिस्प्लेस होगा। ठीक है, कैसे, जैसे देखो, अच्छा आप पहले ये वाला आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे A प्लस BC गिव्स AC प्लस B, यानी कि एक एलिमेंट क्या करता है, ये जो कंपाउंड है इसको क्या करता है, इसके एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ZnSO4 plus Cu gives CuSO4 plus Zn, या Fe वाला एग्जाम्पल भी था हमारे पास, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu, है ना। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी, है ना, पढ़ी थी कि टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, एक आयरन की नेल डाल दी है, कील डाल दी है, कुछ समय तक उसको रखेंगे तो क्या हम देखते हैं, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कुछ बूंदे हम डाल देंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। फिर हमने क्या देखा था कि अब वो जो मिक्सचर, वो जो सॉल्यूशन बना था ब्लू कलर का, अब कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का, यानी कि जो आयरन सल्फेट, यहाँ पर आयरन सेकंड सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, अलग से कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर, तो देखा था हमने ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe क्या कर रहा है, सी इस कंपाउंड से Cu को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, यानी कि Cu की जगह पर आ रहा है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। वहीं अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर हम देखें ABCD, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, AD प्लस BC, जैसे AgNO3 प्लस NaCl। तो ये दोनों जब देखो AB और CD, तो A किसकी जगह पर आ गया है, C की जगह पर, और C कहां पर आ गया है, A की जगह पर, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया है, या हम कहें डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। तो अगर देखो AgNO3 प्लस NaCl हम देखें तो क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। तो आप देख सकते हो ध्यान से, AgCl Na और NO3। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। इस तरीके से, इस एग्जांपल से आप समझे हो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। क्लियर है, चलो, तो ये इतना आपको नोट करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखना है। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, प्रोपेन की बात हो रही है, प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि 1 2 3 तीन कार्बन कंपाउंड। अब सारे कार्बन की क्या कर लो, वैलेंसी सेटिस्फाई, यानी कि 4 बॉन्ड बना लो सबको हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि प्रोप एन लिखा हुआ है ना, एन यानी कि एल्केन। एन क्या है, इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 ये होता है। तो ये क्या है, एक एल्केन है। तो इस एल्केन यहां से भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूला। देखो कैसे निकालोगे, एल्केन यानी कि C3H कितना हो जाएगा, 3 2 6 + 2 8, C3H8 आएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। या आपको ऐसा नहीं आता है, या आपको फॉर्मूला अगर किसी भी तरीके से आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखो H काउंट कर लेना है आपको। क्या सारे हाइड्रोजन सारे कार्बन जो हैं उन्होंने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। हाँ, तो हमें दिख रहा है इस कार्बन ने 4 बना लिए हैं, इस कार्बन ने भी 4 बना लिए हैं, इस कार्बन ने भी 4 बना लिए। तो फॉर्मूला अगर हम लिखे तो कितने हो गए, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 ऊपर 3 नीचे और 2 अगल बगल, तो कितने हो गए 8, ठीक है, C3H8। या तो ऐसे निकाल लो फॉर्मूला, या तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो प्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, ठीक है। तो N की वैल्यू आपको क्या रख लेनी है, 3 रख लेना है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, या ऐसा भी आ सकता है कि प्रोपीन का बताओ, प्रोपाइन का बताओ। तो इसके लिए आपको जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा आ सकता है प्रोपेनल का बताओ, या प्रोपेनॉल का बताओ, या प्रोपेनोइक एसिड का बताओ। तो ये सभी फॉर्मूलेज वैसे हमने याद तो किए हैं, पर आपको ध्यान भी रखने हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।